हेलो बच्चों, बेटा पीडब्ल्यू के सुपर 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 अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बेटा आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज हम लोग द्रोणा जेई सीरीज का लेक्चर नंबर 5 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। क्या होगा बेटा इस वाले लेक्चर नंबर 5 में? लेकिन बेटा लेक्चर नंबर 5 पे जाएं उससे पहले बेटा अपन लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ा सा याद करें कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। थोड़ा याद करो बेटा। क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बातें करी थी, कुछ एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करे थे और एसएचएम के ऊपर बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स के कुछ सवाल करे थे। अगर नहीं याद आ रही हैं बातें तो अपनी कॉपी के पेज पलटो, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं उसके अंदर चेक करो, और अगर नहीं बनाए हैं नोट्स तो प्लीज पिछले लेक्चर को वापस देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये टॉपिक बेटा एकदम कनेक्टेड चलेगा। कोई भी लेक्चर बीच में मिस नहीं करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, पूरे रेगुलर तरीके से सीरीज को पूरा का पूरा फॉलो करना है। तो बेटा चलो इस सेशन को, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखें बेटा कि आज हमारा गोल क्या है, आज हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो बेटा शुरुआत में अपन लोग कुछ और सवाल करेंगे बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड, पहले भी हम लोगों ने कर रखे लेकिन कुछ और सवाल हो जाएं। फिर उसके बाद में बेटा अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बातें होंगी। फिर अपन लोग जाएंगे कि आखिरकार पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आखिरकार एक रिंग के कारण क्या होता है, एक आधी रिंग के कारण क्या होता है, एक क्वार्टर रिंग के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें बेटा यहां पर होने वाली हैं। फिर हम लोग देखने जाएंगे कि डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप लोग अगर इस जर्नी में साथ हैं तो आप लोगों को आज ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाने को रेडी हो जाओ और पूरे 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 पैशन के साथ में इस वाले लेक्चर को फॉलो करो। तो बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं और अगला सवाल अपने सामने आ चुका है। क्या कह रहा है बेटा ये सवाल, पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, ये सवाल लाइन बाय लाइन पढ़ना मुझे तो बोरिंग लगता है यार, आप लोगों को भी लगता होगा, मैं कंफर्म हूं। तो एक बार को बेटा मैं सवाल समझा देता हूं। क्या सवाल है, बात सुनो बेटा। ये जो है ना बेटा, ये छत हो गई, मान लो ऊपर एक वॉल है, छत, सीलिंग, वहां से बेटा एक धागा, एक और धागा, दो थ्रेड्स बंधे हुए हैं और उन दोनों थ्रेड्स पर दो बॉल अटैच हैं। इन दोनों बॉल का बेटा मास दे रखा है आप लोगों को, एम मास, और बेटा इन दोनों बॉल्स के ऊपर कुछ चार्ज भी है, क्यू चार्ज। तो बेटा आप लोग मुझे ये बताओ, जैसे ही इन दोनों बॉल्स को आप अपने हाथ से छोड़ दोगे, ये दो बॉल थ्रेड से हैंग कर रही हैं, आप लोगों ने दोनों बॉल्स को छोड़ा, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के कारण दोनों बॉल दूर चली जाएंगी? बिल्कुल चली जाएंगी। तो बेटा बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, जैसे ही बॉल को छोड़ा दोनों बॉलों ने रिपेल करा और एंगल यहां पर थीटा थीटा कुछ फॉर्म हो जाएगा। ओके, फिर ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि अगर इस पूरे सेटअप को, थ्रेड को, बॉल को, इस पूरे सेटअप को अगर हम लोग किसी लिक्विड में डिप कर दें, एक पानी या कोई लिक्विड से भरा हुआ एक कोई कंटेनर है, उसमें हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को डिप कर दिया, तो भी हम लोगों ने पाया कि ये जो एंगल थीटा था ना बेटा, ये थीटा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। अरे सर चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि अब दो इफेक्ट आएंगे बेटा। जब भी किसी लिक्विड में आप किसी बॉल को डिप करोगे तो क्या फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा? फ्लूइड मैकेनिक्स 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, डरो नहीं, मैं समझा दूंगा कैसे क्या अपन लोगों को डील करना है यहां पर। तो एक तो बेटा फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा। सेकंड चीज, क्या बेटा अगर कोई मीडियम आसपास आ गया है तो Q1 Q2 यानी कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे थे, क्या उस फोर्स में भी वेरिएशन आएगा? याद करो कूलॉम्स लॉ में अपन लोगों ने बताया था कि अगर आसपास मीडियम फील्ड हो जाए तो जो नेट फोर्स होता था इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला, जो नेट फोर्स होता था कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा चेंज हो जाता था। नीचे एक ER का फैक्टर आ जाता था, नीचे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फैक्टर आ जाता था। याद नहीं आ रहा है तो याद करो, कॉपी के पेज पलटो। ओके, तो सर ये तो थोड़ा सवाल आगे का लग रहा है, इसमें तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट 11th क्लास के यूज हो रहे हैं। बेटा चलो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्टली इस वाले सवाल को सॉल्व नहीं करता हूं, पहले इससे एक स्टेप नीचे जाकर के इसका भी बेसिक वर्जन तैयार कर लेते हैं, फिर वापस से बेटा इस वाले सवाल पे आएंगे, फिर वापस से अपन लोग इस वाले सवाल को शुरू से देखेंगे। तो बेटा मैं आगे जा रहा हूं और आप लोगों को यह वाला सवाल इजी लगे, आप लोग इस वाले सवालों को करने के लिए तैयार हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, तो मैं एक इजी वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम तैयार कर रहा हूं। तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं, एक नई स्लाइड ऐड कर देते हैं। तो एक मैं इजी सवाल तैयार कर रहा हूं, सारे लोग कॉपी पेन को साइड रख दें और बस मेरी बातों पे ध्यान दें। क्या है सवाल हमारा? बेटा लेट अज्यूम
ये कोई सीलिंग हो गई, छत हो गई बेटा। ओके, एक ये थ्रेड है बेटा एल लेंथ का, दूसरा बेटा ये वाला थ्रेड है एल लेंथ का। ओके, आप लोगों ने इस वाले थ्रेड के एंड पे भी एक छोटी सी बॉल बांध रखी है, छोटी बॉल, ठीक है, छोटी बॉल आपने इधर बांध दी। एक और बेटा छोटी बॉल आपने यहां पर भी बांध रखी है, स्मॉल बॉल्स। इसका मास भी एम, इसका मास भी एम, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज भी क्यू। क्या बेटा दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल करेंगी? करेंगी भाई रिपेल। रिपेल करने के बाद में कहीं ना कहीं जाकर के ये बॉल्स स्टेबलाइज होंगी, इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगी। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तब बेटा जैसी फोटो बनेगी ना, उसको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। तो बेटा ये हो गई छत। बेटा ध्यान से देखना, ये पहला थ्रेड, ये दूसरा थ्रेड, ठीक है बेटा, ये दो दो थ्रेड हो गए। ओके, ये पहली वाली बॉल, इस वाली बॉल के ऊपर चार्ज है क्यू, मास है इसके ऊपर एम। ये दूसरी वाली बॉल बेटा, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, मास एम। और बेटा ये दोनों बॉल इस तरीके से रिपेल हुई कि दोनों बॉल्स ने जो धागे अपने साथ में जोड़ रखे हैं, वो धागे, वो थ्रेड्स, एंगल कुछ थीटा फॉर्म कर रहे हैं। तो सर अब ये थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान लगा के सुनो बेटा। लेट अज्यूम ये वाली लेंथ एल है, एल। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि इन बॉल्स के ऊपर नीचे लग जाएगा mg? हां भाई, करेक्ट बात है ना। तो बेटा इधर भी लग जाएगा नीचे mg। बेटा ये वाला चार्ज क्या इस वाले चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा? नहीं लगाएगा? लगाएगा भाई। बेटा ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई करेगा? बिल्कुल अप्लाई करेगा, 100% अप्लाई करेगा। ओके, तो बेटा अगर आप लोग देखो, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस धागे वाली लाइन को, इस थ्रेड वाली लाइन को अगर आगे एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इस धागे वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो बेटा ये वाला एंगल थीटा, क्या ये वाला एंगल भी थीटा? सर एक और फोर्स लग रहा है, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर mg और इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा एक और फोर्स है। बेटा मुझे मालूम है कौन सा फोर्स है बेटा। इस वाली बॉल के ऊपर जो रस्सी लगी हुई है, इसका एक टेंशन हो रहेगा। ओके, तो अब अगर हम लोग किसी भी एक बॉल को अगर थोड़ा स्टडी करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस वाली बॉडी को, इस वाली बॉल को अगर अलग से ड्रॉ कर लूं, क्या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? क्या मैं वापस से समझाऊं? दोनों बॉल को बेटा चार्ज दिया, दोनों बॉल रिपेल हो गई, थोड़ा सा दूर हो गई। क्यों दूर हुई? क्योंकि एक बॉल ने दूसरी बॉल को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाया, दूसरी बॉल ने पहली बॉल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाया, इसलिए दोनों बॉल दूर हो गई। mg क्यों लग रहा है? क्योंकि नीचे बेटा जमीन है, ग्राउंड अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को g के एक्सेलरेशन से या mg फोर्स लगा करके अट्रैक्ट कर रहा है, सिंपल बात। तो बेटा आप ध्यान से देखें, मैं इस वाली बॉल को इधर ड्रॉ कर रहा हूं, क्या बेटा नीचे mg लग रहा है? लग रहा है, बना दिया नीचे mg। क्या बेटा इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, 100% लग रहा है। क्या बेटा इधर टेंशन लग रही है? लग रही है भाई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये वाला एंगल थीटा? तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा? अल्टरनेट एंगल। देखो इधर ध्यान से, अगर नहीं बात दिख रही है तो अब ऑब्जर्व हो जाएगी। ये क्या एंगल ये दोनों थीटा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? प्लीज एक बार रेस्पॉन्ड करें, प्लीज एक बार रेस्पॉन्ड करें। ये एंगल क्या हो जाएंगे? थीटा। तो ध्यान से देखो, तो बेटा इधर जो टेंशन है उसका ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा। क्या आप लोगों को कंपोनेंट लेना आता है? इधर टेंशन t, तो इधर हो गया t cos थीटा, इधर t cos थीटा, तो इधर बेटा t sin थीटा। और ये वाली बॉल क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये वाली बॉल कैसी है बेटा? इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन y में भी 0 है, यानी कि ये बॉल ऊपर नीचे भी नहीं एक्सेलरेट हो रही है। इस वाली बॉल का एक्सेलरेशन बेटा x में भी 0 है, इस वाली बॉल के ऊपर x में भी फोर्सेस क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। यानी कि x वाला Fe फोर्स x वाले t sin थीटा को बैलेंस आउट कर रहा है। ओके, यानी कि y वाला t cos थीटा वाला फोर्स y में नीचे लगने वाले mg को बैलेंस कर रहा है। क्या हमारे पास में x और y में फोर्सेस बैलेंस करके बेटा दो इक्वेशन आ चुकी हैं? गौर से देखो, आ गई है बेटा इक्वेशन। अगर ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं, क्या मैं इनको डिवाइड कर दूं? क्या बेटा tan थीटा कट जाए, t की वैल्यू कट जाएगी? क्या बेटा यहां पर
टेन थीटा आ जाएगा। क्या बेटा टेन थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ओके, यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम है, मुझे mg मालूम है, तो मैं टेन थीटा निकाल सकता हूं, एंगल निकाल सकता हूं। कोई बच्चा बोले सर अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी तो सर कैसे निकालेंगे? मान लो बेटा ये वाली डिस्टेंस l है, तो ये हो जाएगा बेटा l साइन थीटा, ये भी हो जाएगा बेटा l साइन थीटा। क्योंकि बेटा आप लोग इस वाले ट्राइंगल के ऊपर ध्यान लगाओ, मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? इस वाले ट्राइंगल की, गौर से देखो इस वाले ट्राइंगल की। तो अगर इस वाले ट्राइंगल के अंदर बेटा अगर ये वाली लेंथ l है तो ये नीचे वाली हो जाएगी बेटा l साइन थीटा, ये वाली हो जाएगी बेटा l कॉस थीटा। क्या बात क्या चौपा रही है? ये l साइन थीटा, ये l कॉस थीटा। तो बेटा ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2l साइन थीटा। तो बेटा अगर आपका मन करे एग्जैक्ट थीटा निकालना हो, आपको इस वाले रेशो की भी आगे बढ़ना हो, तो आप इस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बेटा क्या लिख दोगे? ध्यान से देखो, mg को तो mg रहने दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो k, ये वाला चार्ज q, ये वाला चार्ज q, और नीचे जो डिस्टेंस है बेटा 2l साइन थीटा का स्क्वायर, तो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाली एक टर्म आ गई, ये वाली टर्म इस tan थीटा के बराबर है। इसको आप मैथमेटिकली मैनिपुलेट करोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे तो हमारा काम बन जाएगा। मैं जो इस वाले सवाल में आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मुद्दे की बात है, जो हमको अगले सवाल में यूज करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, टेंशन का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लो। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? टेन थीटा की वैल्यू आ रही है Fe बाई mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। ये काम आने वाला है, इसको मैं अगले सवाल में यूज करने वाला हूं। क्या मैं इसको बोल्ड करके लिख दूं? क्या मैं इसको हाईलाइट कर दूं? तो देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, कुछ ज्यादा ही थिक हो गया भाई ये तो। ओके ओके, तो ये रिजल्ट बेटा याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर व्हाट? Fe बाई mg। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने ये बातें सीख ली हैं तो क्यों ना जो हमारा मेन सवाल है, जिसके लिए हम लोग ये सारी चीजें समझ रहे हैं, चलो उस सवाल को अब तोड़ते हैं, उस वाले सवाल को अब तोड़ेंगे। तो बेटा सवाल को समझो, क्या बोल रहा है ये सवाल, अब मेरे साथ साथ में रीड करो। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स, एक स्फीयर ये बेटा, एक स्फीयर ये वाला, ये है एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर बेटा ये वाला। ध्यान से सुनते जाओ, लिखना बिल्कुल बंद, बंद मतलब बंद, मेरी बात मानो, कॉपी पेन को साइड कर दो, समझने पे ध्यान दो। जेई इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। अगर आप सुनेंगे, कॉन्सेप्चुअली चीजों को पकड़ेंगे तब इजी लगेंगी चीजें, वरना बेटा चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी। लिख लेना, लेकिन पहले समझ लो, समझने के बाद में लिखो। तो बेटा ये क्यू चार्ज, ये वाला भी क्यू चार्ज, बेटा क्या इस वाले क्यू चार्ज ने इस वाले क्यू चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगाया होगा? ओके, लगाया है भाई Fe। इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगाया होगा? बिल्कुल सर, लगाया है Fe। क्या बेटा इस वाले मास के ऊपर नीचे mg लगा है? बिल्कुल लगा है mg। क्या इस वाले मास के ऊपर नीचे mg लगा है? बिल्कुल लगा है भाई, mg नीचे लगा है। ओके, क्या जैसी जैसी बातें मैंने आप लोगों को पीछे सिखाई, क्या वही सारी बातें मैं वापस से यहां लिख दूं? कैसे भाई? ये वाला एंगल अगर थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट, ये जो टेंशन है, इस टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया बेटा टी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो गया बेटा टी साइन थीटा। मैं फिर से क्या इक्वेशन लिख दूंगा कि x में जो टी साइन थीटा लग रहा है ना बेटा, टी साइन थीटा, ये राइट में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है। बेटा जो ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा लग रहा है ना, वो नीचे लगने वाले mg को बैलेंस आउट कर रहा है, mg। क्या दोनों को डिवाइड कर दें? क्या बेटा t से t कट जाएगा? क्या बेटा tan थीटा का रिलेशन Fe बाई mg के बराबर आ गया, नहीं आ गया? Fe बाई mg, Fe बाई mg। देख लो, लिख लो, समझ लो।
क्या बोल रहा हूं, देख लो, लिख लो और समझ लो। तो क्या tan थीटा की वैल्यू आ गई? चलो अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये दो आइडेंटिकल चार्ज बॉल हैं, सस्पेंड हो रही हैं रस्सी स्ट्रिंग की मदद से, जिन दोनों रस्सियों की लंबाई बराबर है। स्ट्रिंग्स कितना एंगल बना रही हैं? स्ट्रिंग्स एंगल बना रही है बेटा थीटा। किसके साथ में? वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा। जब इन दोनों बॉल्स को किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा के बराबर। सिग्मा की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कई बच्चे कि सर हमारा तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी याद नहीं आ रहा हम लोगों को, हम लोग तो फ्लूइड कॉन्सेप्ट भी भूल गए। कोई बात नहीं, फेथ रखो, याद दिला दूंगा मैं। ठीक है, चलो याद दिला ही देते हैं। बच्चे घबरा रहे होंगे, याद दिला देते हैं। तो बेटा देखो इधर, बेसिक्स ऑफ बुओयंट फोर्स। मैं एक छोटी सी बात और याद दिला दूं, बेसिक्स ऑफ बुओयंट फोर्स। एफबी का मतलब क्या है? फेसबुक नहीं, बुओयंट फोर्स, फोर्स ऑफ बुओयंसी। बेसिक्स ऑफ फोर्स ऑफ बुओयंसी। बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम सुना है? सुना होगा ना, 10th से पहले भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, 11th में भी पढ़ा है। अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, इतनी बात तो जानते हो कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ बुओयंसी। सिंपल भाषा में। अब देखो जब पूरा डेप्थ में जाओगे ना टॉपिक के, तब तो फिर कहानी बदल जाएगी। अभी अपन लोग बिल्कुल एकदम सिंपल सी भाषा के अंदर बात कर रहे हैं, एकदम सिंपल, एकदम इजी बातें। पक्की बात ना? कंफर्म? ओके। तो बेटा चलो फोर्स ऑफ बुओयंसी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ बुओयंसी? जैसे बेटा ये कोई एक लिक्विड है, ये क्या है? कोई एक लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी बेटा कितनी है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोल देता हूं रो एल। क्या समझेंगे रो एल से? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो एल। और बेटा मान लो आपने एक कोई ऑब्जेक्ट इस वाले लिक्विड के अंदर डुबा दिया। कैसा है बेटा ऑब्जेक्ट? ऐसा रैंडम सा ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा हमने, रैंडम सा ऑब्जेक्ट। बेटा इस वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है V। बेटा इस वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो O। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रो O या रो नॉट? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नीचे जो छोटा सा O बनाया है दैट इज शोइंग कि ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या नीचे इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर mg लगेगा? लगेगा भाई। m का मास कैसे निकालोगे? ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। क्या बेटा v है? हां भाई है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो नॉट है? हां भाई है। क्या ये ऑब्जेक्ट का मास बन गया? बिल्कुल बन गया। क्या नीचे g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या नीचे वाला mg आ गया? आ गया भाई, कंफर्म आ गया। चलो अब बुओयंसी की बात कर लेते हैं। बेटा बुओयंट फोर्स के लिए सीधी सी एक चीज लिखो, फोर्स ऑफ बुओयंसी क्या होता है? फोर्स ऑफ बुओयंसी इज डेंसिटी लिक्विड वाली, जिस लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है ना उसकी डेंसिटी लेंगे। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ऑब्जेक्ट का वो वाला वॉल्यूम लेंगे जो पानी के अंदर, जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, इनटू जी। बेसिक बात करें तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा इस वाले सवाल में। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्या लिक्विड की डेंसिटी रो एल के बराबर है? हां भाई। क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ है? हां भाई। तो क्या भाई वॉल्यूम को वी ले लेंगे? बिल्कुल भाई। क्या जी से मल्टीप्लाई कर देंगे? हां भाई। तो ये ऊपर की तरफ क्या आ गया बेटा? बुओयंट फोर्स। क्या आ गया बेटा? बुओयंट फोर्स। अगर ऊपर लगने वाला बुओयंट फोर्स ज्यादा है नीचे लगने वाले mg से, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा नीचे वाला फोर्स बेटा कम, तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? बेटा ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करता हुआ कहां आ जाएगा? ऊपर। ऐसे हिचकोले खाता हुआ, हिचकोले तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, अपन बोलेंगे ऊपर वाला फोर्स ज्यादा तो ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? फ्लोट करता हुआ ऊपर। तो अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट विल मूव टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑब्जेक्ट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपल ही बात रखते हैं, यहां ज्यादा घबराएं क्यों बच्चों को। तो ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट विल मूव इन द अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके ओके। और बेटा अगर नीचे वाला mg ज्यादा हुआ, कोई आपने हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो लोहे का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, पत्थर का, स्टोन का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? अगर बेटा नीचे वाला mg ज्यादा है ऊपर वाले बुओयंट फोर्स से, देन ऑब्जेक्ट नीचे डिप कर जाएगा, डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट विल बी सबमर्ज्ड, ऑब्जेक्ट विल
सबमर्ज्ड, और गो डाउन, और गो डाउन, और गो डाउन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मैंने बेसिक बेसिक बात फोर्स ऑफ बॉयंसी की बता दी, बेसिक ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता दिया, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 10 मिनट निकालो, एकदम प्रॉपर अपनी किताब निकालो, 11th क्लास में जहां से भी आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल फोर्स ऑफ बॉयंसी पढ़ा है, प्लीज उस किताब की धूल हटाओ, उस कॉपी की धूल हटाओ, थोड़ी मेहनत करो, उस कॉपी के पेज खोलो, जो भी आपने खुद से पहले अगर लिखा है, कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्लीज उसे जाके पढ़ो। एक बार में पूरा 11th क्लास का बर्डन अपने माथे में मत लो कि मुझे पूरी 11th खत्म करनी है। बिट बाई बिट अपने आप जितनी कवर हो रही है होने दो, पूरा भी फोकस 12th के ऊपर रखो। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट में बीच बीच में रिवाइज करवा रहा हूं ना, करवाता रहूंगा मैं आगे भी, जुड़े रहना। और साथ साथ में जब भी मैं किसी कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो यह आपका फर्ज बनता है कि अगर कुछ हल्की सी बात कैच हो रही है 11th क्लास वाली, तो जाओ उस वाली बात को थोड़ा और डेप्थ में जाकर के देखो। ज्यादा परेशानी हो थोड़ा रुक जाओ, समय अपने आप सारी चीजें ठीक करता जाएगा। बस आप लगे रहो, आप पढ़ाई करते रहो। समय सबसे बड़ी दवाई है, सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी, बस आपको लगे रहना है, आपको पढ़ते रहना है, बिट बाई बिट, स्टेप बाई स्टेप। बेटा सुना है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 11th का सिलेबस भी बूंद बूंद करते करते थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आप लोग एकदम चैंपियन बन जाओगे दो महीने में, 1 महीने में, नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ ग्रिप आने लगेगी। 12th को मत बिगड़ने देना, 12th को एकदम पकड़ के एकदम कस के होल्ड करके रखना। बात समझ में आ रही है? तो ये बात अगर कैच हो चुकी है तो चलें। करने को अभी तक अपन लोगों ने एक भी सवाल नहीं करा है, पढ़े जा रहे हैं 11th के कॉन्सेप्ट। ऐसा लग रहा है 11th पढ़ाने लग गए हैं, नहीं भाई 12th के लिए ही पढ़ा रहे हैं। ओके, तो वापस से आ जाओ बेटा सवाल पे। सवाल क्या था कि 2 धागे, बॉल के ऊपर चार्ज, बॉल रिपेल हुई, एंगल थीटा बना, tan थीटा बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg। बात क्लियर है? अब क्या इसके अंदर पेच फंसा हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस पूरे सेटअप को लिक्विड में डुबो दें, इस वाले पूरे सेटअप को उठाया, लिक्विड में डुबो दिया, तो बेटा बॉइंट फोर्स लगेगा। बेटा अब आसपास का मीडियम चेंज हो गया है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज होगा, लेकिन फिर भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी है। बेटा ये K 1/4πε0 नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये हमसे पूछ रहा है ER वाली वैल्यू। मैंने आपको बोला भी था कि आगे वाले चैप्टर्स के अंदर जब अपन लोग जाएंगे या आगे वाले पार्ट में मूव करेंगे, कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? पानी पी लूं बेटा? जस्ट ए मिनट। तो बेटा चलो इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको लिक्विड में डिप करेंगे तो बेटा बॉयंसी वाला फोर्स आएगा। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज होगा, लेकिन फिर भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या मैं नया डायग्राम बना दूं? नया डायग्राम, जब ये वाला पूरा सेटअप एक नए लिक्विड के अंदर डिप हो रखा है। तो बेटा मैं अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो क्या है हमारा सवाल। अब ये धागा हुआ पहला वाला, ये सेकंड वाला धागा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धागा? मैं बार बार धागा बोल रहा हूं, इट इज थ्रेड, ठीक है, तार है ये। ओके, इधर देखो, इधर फिर से बॉल, ये फिर से बॉल, ये क्यू चार्ज, ये मास m, ये क्यू चार्ज, ये मास m। बेटा रस्सी की लंबाई वो ही है, बेटा एंगल भी चेंज नहीं हुआ है, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई होगी। पहले अगर डिस्टेंस ये टोटल थी r, तो अभी भी डिस्टेंस कितनी होगी r। तो बेटा मान लो अब जो भी मीडियम फिल है, मीडियम को बेटा मैं कैसे मार्क करूं? मीडियम को मैं इन येलो कलर के डॉट से मार्क कर देता हूं। यहां पर बेटा मीडियम फिल है, इधर ये मीडियम है, ये मीडियम है बेटा, कोई लिक्विड भरा हुआ है इधर। क्या आपको ये डॉट दिख पा रहे हैं? एक कोई मीडियम फिल है। ये मीडियम फिल कर दिया बेटा। ओके, अब बात सुनो, क्या नीचे mg लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। इधर भी mg नीचे लग रहा होगा, 100% लग रहा होगा। बेटा इधर वाला फोर्स कितना हो गया होगा?
अब नया इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा Fe डैश। कैसे लिखेंगे नया इलेक्ट्रिक फोर्स? पुराना वाला इलेक्ट्रिक फोर्स में नीचे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER आ जाएगा। याद करो, जब वैक्यूम होता था फॉर्मूला होता था K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में सब कुछ चीजें सेम रहती थी, बस एक नीचे ER आ जाता था। क्या आ जाता था बेटा? ER। क्या? ER। तो बस वो एक ER एक्स्ट्रा आया है ना, बाकी का फोर्स तो वैसा का वैसा ही है। पुराना वाला Fe, बस एक नीचे ER आ गया। ओके, तो बेटा mg को अगर मुझे लिखना है, क्या मैं ऐसे लिख दूं कि डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट की है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का है, ये बन गया ऑब्जेक्ट का मास इनटू g। ऐसे, हां भाई। ओके बेटा, ऊपर जो बॉइंट फोर्स लग रहा है, वो बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सवाल में हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा बोल रखी है, तो क्या सिखाया था आप लोगों को? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लेना, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट लेना इनटू जी। तो ये लग गया बेटा बॉइंट फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो अगर हम लोग अब देखें तो जो बॉल है ना बेटा, ये वाली, इस वाली बॉल के ऊपर अब जो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है mg माइनस बॉइंट फोर्स, यानी कि रो नॉट माइनस सिग्मा इंटू वीजी। मैंने क्या करा बेटा? इस नीचे वाले फोर्स में से इस ऊपर वाले फोर्स को माइनस कर दिया। ये फोर्स आ रहा है बेटा नेट फोर्स नीचे की तरफ, है ना? ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स हो चुका है Fe अपॉन ER। ओके बेटा, बात सुनो, ये वाला एंगल थीटा, तो ऊपर वाला फोर्स टेंशन का कंपोनेंट T cos थीटा, ये फिर से T sin थीटा। जैसा पहले था T cos थीटा, जैसा पहले था T sin थीटा, अभी भी वैसा ही है बेटा, बिल्कुल। तो अब अगर ध्यान से देखें तो अपन क्या बोलेंगे? ऊपर वाला T cos थीटा नीचे वाले रो नॉट माइनस सिग्मा इंटू वीजी के बराबर है। राइट साइड वाला Fe बाई ER किसके बराबर है? T sin थीटा के। तो T sin थीटा बेटा किसके बराबर है? T sin थीटा बराबर है पुराने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ER के। क्या मैं डिवाइड कर दूं? क्या बेटा टेंशन टेंशन फिर से कट जाएगा? क्या बेटा टेन थीटा की वैल्यू Fe बाई ER नीचे रो नॉट माइनस सिग्मा इंटू वीजी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सवाल को देखो, सवाल को समझो। क्या पुराना वाला एंगल नया वाला एंगल सेम है? यानी पुराना वाला टेन थीटा और नया वाला टेन थीटा सेम है, यानी कि पुराना वाला टेन थीटा जिसकी वैल्यू Fe बाई mg थी, क्या वो सेम होगा नए वाले टेन थीटा के? बिल्कुल सेम होगा। तो क्या मैं आगे जाकर के इस वाले टेन थीटा को पुराना वाला Fe फोर्स और पुराना वाला mg रख दूं? क्या होगा बेटा पुराना वाला mg? रो नॉट वॉल्यूम V इंटू जी, वॉल्यूम V इंटू जी। तो ध्यान से देखो, वीजी गया, कट गया, Fe कट गया, बचा क्या बेटा? जो बचा वो मैं अब इधर लिख रहा हूं। यहां बचा है 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर बचा हुआ है बेटा 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इधर बचा हुआ है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब सवाल में जाओ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड को यहां पर डाल दो, काम खत्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। सवाल में जाकर के देखो क्या है रो नॉट और सिग्मा की वैल्यू। तो बेटा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1.6, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 0.8, 1.6, 1.6, तो मैं इधर जाकर के वैल्यू डाल रहा हूं 1.6, 1 अपॉन ER। ये कितना आ गया नीचे? 1.6 और 0.8 माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा? 0.8। 0.8 से बेटा 1.6 को कट करोगे बेटा 2 आ जाएगा। तो हमारी ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? 1/2। ध्यान से देखो, रो नोट को 1.6 लिखा, रो नोट को 1.6, सिग्मा को 0.8, दोनों को माइनस करा 0.8 आया, 0.8 से 1.6 को काटा 2 आ गया। तो इधर 1/2, इधर 1 अपॉन ER। तो बेटा यहां से ER की वैल्यू आ गई बेटा 2। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ER की वैल्यू 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यार इतना तो कर लोगे ना, पक्की बात। तो ER की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2।
यानी कि बेटा जो ER जिसको हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम दे रखा था, K से रिप्रेजेंट कर रखा था, क्या उस K की वैल्यू 2 आ गई नहीं आ गई? चेक करो क्या ऑप्शन में ऐसा है, क्या ऑप्शन में ऐसा सवाल दे रखा है, क्या ऐसा ऑप्शन मिल पा रहा है? मिल पाएगा, हाँ कंफर्म मिल पाएगा। देखो मिल गया, ये नहीं है, नहीं नहीं ये सही, बाकी नहीं, पहला वाला सही। फटाफट कॉपी करो, देखो। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा सवाल, है नहीं लेंदी? कोई बच्चा सोचे सर बहुत लंबा सवाल है क्या ये? बिल्कुल नहीं है लंबा सवाल। आपको लेंदी केवल और केवल इसलिए लगा क्योंकि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स मैकेनिक्स के आपको याद दिलाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के याद दिलाए। उसमें जो टाइम लगा वो आपके मन में एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि सवाल लेंदी है। सवाल मुश्किल से 6-7 लाइन का है। डिफिकल्ट जिसको लग रहा है वो केवल इसीलिए कि वो फ्लूइड के बेसिक्स रिकॉल नहीं हो रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, कि भाई वाई के फोर्सेस एक्स के फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम में। ये कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई बाय डिफॉल्ट नहीं कर पा रहे होगे, इसलिए टीडियस लग रहा होगा। बाकी इलेक्ट्रोस्टैट वाइज इस सवाल में बेटा कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। बात समझ पा रहे हो आप लोग? फील हो रही है बात? देखना, थोड़ा टाइम दो। इजी लगे तो कई बच्चों को इजी लग रहा होगा, वो बच्चे कह रहे होंगे सर इजी तो है, इतना क्यों आप एम्फेसिस कर रहे हो? बेटा उन लोगों के लिए एम्फेसिस कर रहा हूं जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है। उन लोगों को मेरी बात कन्वे हो पा रही होगी। जिनको इजी लग रहा है वो लोग पेशेंस रखें, आप लोगों के लिए भी धांसू सवाल आने वाले हैं। समय लगेगा थोड़ा सा, जब काफी सारे पोर्शन बिल्ट हो जाएंगे। काफी सारे पोर्शन का मतलब 4-5 लेक्चर के बाद में जब चीजें बिल्ट होने लगेंगी तो हम PYQs में से अच्छे अच्छे सवाल निकालेंगे, शानदार शानदार सवाल ट्राई करेंगे, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो आगे आगे और क्या क्या एक और सवाल कुछ कर लें क्या? क्या एक सिंपल सा कोई सवाल और दे दें क्या? या इसी सवाल को डेप्थ में जाकर के और इसके अलग अलग केसेस को कुछ डिस्कस करें? चलो ऐसा करते हैं, नए सवाल में डाटा चेंज करके देने में कुछ मजा नहीं है। इसी सवाल में कई सारे बेटा वेरिएशन करते हैं और देखते हैं अगर अलग अलग वेरिएशन करेंगे तो क्या एंगल सेम रहेंगे, अलग हो जाएंगे? तो इस वाले सवाल को रिकॉल करो, पॉज करो, पहले इस वाले सवाल को रिकॉल करो, तब मेरे साथ में इस वाले सवाल के वेरिएशन पे आ जाओ। तो बेटा मैं इसी सवाल को अलग अलग फॉर्म में ले जाने की ट्राई कर रहा हूं। मैं 3-4 केस तैयार कर रहा हूं, साथ रहना, अलग मत हो जाना, सुनना ध्यान से। पहला केस, फर्स्ट केस, ये छत बना दी, सीलिंग। ये बेटा एक धागा, ये बेटा दूसरा धागा, ये वाली लेंथ बेटा L, ये वाली लेंथ बेटा L, L लेंथ। इधर बेटा ये मास, इधर बेटा ये मास, ओके। ये नीचे क्या लग रहा है बेटा? मान लो इस वाली बॉल का मास है M, चार्ज है बेटा Q, लेंथ L धागे की, 2 बॉल अटैच, दोनों का मास M, दोनों का चार्ज Q, M मास चार्ज Q, M मास चार्ज Q। तो मुझे बताओ क्या ये जो एंगल बनेगा दोनों तरफ अल्फा बीटा, क्या ये बराबर होगा या अलग अलग होगा? सोचो, जवाब दो। चलो देखो बेटा, देखते हैं। बेटा मास बराबर, क्या नीचे वाला mg सेम? हां भाई सेम। बेटा इधर भी मास बराबर, नीचे वाला mg सेम? हां भाई सेम। बेटा इधर q q, बीच में कुछ डिस्टेंस r, क्या ये वाला q इस वाले q पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर से इस वाले q ने भी इस वाले q के ऊपर उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया होगा? कई बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हैं? ये वाला q, ये भी q, दोनों q ही है बेटा। इस वाले q ने इसके ऊपर अगर इधर Fe लगाया तो इस वाले q ने इसके ऊपर इधर Fe लगाया होगा। तो आप देखो फोर्सेस सिमेट्री में है, फोर्सेस सिमेट्री में है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। इधर इधर जैसे फोर्स इस वाले चार्ज पे, बिल्कुल वैसे ही फोर्स इस वाले चार्ज पे भी इधर इधर बन रहे हैं। फोर्सेस की सिमेट्री बन रही है बेटा, और अगर फोर्सेस की सिमेट्री बनेगी तो क्या एंगल भी सेम बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा बीटा। अल्फा बराबर व्हाट? बीटा। क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्सेस एकदम सिमिलर टाइप के लग रहे हैं। फोर्सेस अगर एकदम सिमिलर, एकदम सिमेट्री, तो दोनों चार्जेस बिल्कुल बराबर 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 एंगल फॉर्म करेंगे बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला केस देख लेते हैं।
अगला केस देखो बेटा, अगला केस क्या है? फिर से छत बना दी, फिर से छत बना दी, फिर से रस्सियां बांध दी, फिर से मांस ले लिया, फिर से इस वाले मांस के ऊपर एम मास दे दिया, दोनों तरफ मास सेम। लेकिन बेटा चार्ज क्या है इस बार? चार्ज इधर है Q1 अलग, इधर चार्ज है बेटा Q2 अलग, अलग अलग चार्ज सेम सेम मास, अलग अलग चार्ज सेम सेम मास। तो अब सारे लोग मुझे ये बताओ, सुनो ध्यान से, क्या m मास तो नीचे वाला फोर्स तो दोनों पे सेम, mg? हां भाई सेम सेम ना फोर्स। ये वाला Q1 ये वाला Q2, जो भी डिस्टेंस, क्या इधर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा? क्या बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर से Q2 ने भी Q1 के ऊपर सेम फोर्स लगाया होगा? कितना हो जाएगा ये वाला फोर्स? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे भाई चार्ज अलग होने के बावजूद, चार्ज अलग होने के बावजूद बेटा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एकदम सेम टाइप का आ रहा है, नहीं आ रहा है? चेक करो, देखो, अलग अलग चार्ज लेकिन फिर भी फोर्स कैसा है? एकदम सेम सेम। तो अगर आप दोनों के दोनों चार्जेस के ऊपर अगर देखो तो क्या फोर्सेस की फिर से सिमेट्री दिख रही है? नीचे भी फोर्स वो ही, हॉरिजॉन्टल में भी उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स, चार्ज अलग करने के बावजूद फोर्सेस की सिमेट्री नहीं बिगड़ी है बेटा। तो क्या यहां पर जो एंगल अल्फा और बीटा होगा क्या वो सेम सेम आएंगे? आएंगे भाई, अल्फा बीटा सेम के सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, एक और केस ले लूं? हां भाई चलो एक और केस ले लेते हैं। अगले केस को बेटा मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। फिर से मैंने छत बना ली, या अगले पेज पे तो ज्यादा होचपोच हो रहा है बेटा, अगली स्लाइड ले लेते हैं, एक और पेज। तो बेटा अगला केस, ये फिर से एक छत बना ली मैंने, फिर से बेटा एक रस्सी ले ली, इधर बेटा फिर से एक रस्सी ले ली, बेटा इधर एक मास, इधर दूसरा मास। बेटा चार्ज तो अब मैंने सेम सेम ले लिए क्यू क्यू, लेकिन मास मैंने अलग अलग कर दिए, मास मैंने अलग अलग कर दिए। इधर मास m1, इधर मास m2। बेटा अब सोचना, अब देखना, क्या बेटा नीचे वाला अब जो फोर्स mg है क्या वो इधर m1g अलग, इधर m2g अलग हो गया? नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया ना, कंफर्म है ना। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात देखो तो बेटा इधर फोर्स कितना लग रहा होगा? K Q अपॉन आर स्क्वायर। इसने इसके ऊपर कितना लगाया होगा फोर्स? सेम का सेम, K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बेटा दोनों चार्जेस के ऊपर अब जो फोर्स लग रहा है क्या वो फोर्सेस सिमेट्रिकल है? नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सेम, लेकिन जो mg है ना बेटा वो अलग लग रहा है। एक तरफ m2g, एक तरफ m1g। एक ऑब्जेक्ट भारी तो वो नीचे आ जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट हल्का वो दूर भाग जाएगा, क्योंकि दोनों के मास अलग, दोनों का mg अलग, दोनों तरफ चार्जेस के ऊपर फोर्स अलग अलग लग रहे हैं, तो अलग अलग एंगल बनेगा, अलग अलग एंगल बनेगा। यानी कि बेटा ये वाला एंगल अगर अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, यानी कि बेटा अल्फा और बीटा नहीं होंगे बराबर, अलग अलग होंगे। तो सर कौन सा एंगल ज्यादा और कौन सा एंगल कम, ये भी तो बताएं। बिल्कुल बताएंगे बेटा, 100%। बेटा अब आप लोग ना थोड़ा सा कॉमन सेंस प्ले करो, हर छोटी छोटी बात के लिए एक क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजें फील भी होनी चाहिए, दिमाग की बजाय दिल से भी थोड़ा सा सोचो। मैं फील करने की बात कर रहा हूं। क्या बेटा अगर एक मास ज्यादा हैवी, सोचो एक बड़ी सी हैवी सी बॉल, एक छोटी सी हल्की सी बॉल, तो हैवी बॉल नीचे आएगी और हल्की बॉल को दूर फेंक देगी, रिपल्शन का फोर्स दोनों पे बराबर। तो हैवी बॉल नीचे, हल्की बॉल दूर। हैवी बॉल पे mg ज्यादा, वो नीचे गिर जाएगी, हल्की बॉल पे mg कम, वो दूर भाग जाएगी। तो बेटा सुनना ध्यान से, अगर ऐसा हुआ कि m1 की वैल्यू ज्यादा है m2 से, ये वाला मास ज्यादा हुआ तो ये नीचे आ जाएगा, अल्फा एंगल कम हो जाएगा। तो क्या होगा? अल्फा एंगल कम और बीटा एंगल ज्यादा। एग्री कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? और इसका ही रिवर्स ले लें,
अगर ऐसा हुआ कि M2 मास ज्यादा हो गया M1 मास के मुकाबले, ये वाला मास ज्यादा, तो ये बॉल जब नीचे गिरेगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा, ये बॉल नीचे गिरेगी, तो बीटा एंगल हो जाएगा कम, अल्फा एंगल हो जाएगा ज्यादा। अल्फा ज्यादा, बीटा कम। लिख लो, समझ लो, दिल में बैठा लो, दिमाग में सेट कर लो, कॉपी कर लो, देख लो। मैं साइड हो जाता हूं, चेक कर लो। तो बेटा आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देख लिया, समझ लिया, बात दिमाग में सेट कर ली, दिल में बैठा ली। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं, नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और अच्छा लगेगा और मजा आएगा। सर तो क्या कुलाम्स लॉ के सवाल इतने ही या और भी आएंगे, और भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कई बच्चों को अगर लग रहा है कि और सवाल किए जाए कुलाम्स लॉ के, बिल्कुल करेंगे बेटा, पीवाईक्यूज लाएंगे। जो भी कुलाम्स लॉ उनमें मिक्स होके आ रहा है, अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुलाम्स लॉ के बिना तो बेटा सवाल हो ही नहीं पाएंगे ना, हर सवाल में कुलाम्स लॉ इन्वॉल्व होगा ही होगा। अपन लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फ्लक्स देखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल्स, कंडक्टर्स, बेटा ये सारे आगे के टॉपिक हैं। जब भी उनमें जाएंगे कुलाम्स लॉ मिक्स होकर आ ही रहा होगा। तो लगातार कुलाम्स लॉ की प्रैक्टिस चल रही होगी। जब भी पीवाईक्यूज उठाएंगे, कुलाम्स लॉ उसमें जैसे भी इन्वॉल्व होगा हम लोग देखेंगे। तो प्रैक्टिस नहीं छूटने वाली है कुलाम्स लॉ की। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुलाम्स लॉ को लेकर के। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक नई चीज आ गई बेटा। बेटा किताबी भाषा में बात तो कर लेंगे, लैंग्वेज तो देख लेंगे, मैं लिख के लाया हूं, लेकिन पहले फील तो कर लें, थोड़ा समझ तो लें कि भाई होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जैसे लेट अज्यूम कोई एक चार्ज पार्टिकल है। आपको याद आ रहा है हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज में एक बात बताई थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने आसपास में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? क्योंकि उसके पास में चार्ज वाली एक क्वालिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों? क्योंकि चार्ज अपने साथ में मास लाता है और मास अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है। अगर चार्ज भागेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। अगर चार्ज एक्सेलरेशन शो करेगा तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप की चीजें भी प्रोड्यूस होने लगेंगी। सर ये तो ठीक है, याद कर लिया हम लोगों ने, दिमाग में सेट कर लिया कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन सर होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? बेटा देखा नहीं है ना आपने ना मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है जो हम लोग महसूस करते हैं। हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है। कैसे ऑब्जर्व करा? हम लोगों ने पाया कि अगर किसी चार्ज को यहां पर स्पेस में रख दिया तो अब इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट है, एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बाकी चार्जेस के साथ में हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बेटा लेट अज्यूम आपने यहां पर एक चार्ज रखा। सुनो ध्यान से, अगर आपने एक चार्ज यहां पर कुछ रखा, इस वाले चार्ज को बोल देता हूं बेटा मैं कैपिटल क्यू, तो ये अपने चारों तरफ सराउंडिंग में एक इफेक्ट पैदा करेगा। किस प्रकार का इफेक्ट? एक ऐसा इफेक्ट कि इस वाले इफेक्ट में जब भी हम लोग कोई एक प्लस का छोटा सा चार्ज लेके जाएंगे तो ये प्लस का छोटा सा चार्ज अपने से दूर भगाएगा। ये वाला चार्ज इस छोटे से प्लस वाले चार्ज को दूर धक्का मारेगा। ऐसा इफेक्ट है बेटा इधर। और अगर माइनस वाला चार्ज रख दिया आपने तो ये माइनस वाला चार्ज इस वाले चार्ज के पास में अट्रैक्ट होकर के भागेगा। तो इस बात को अपन कैसे समझें? अपन क्या इस बात को ऐसे बोल दें कि इस वाले क्यू ने अपने आसपास के रीजन में, अपने आसपास की सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर रखा है जिस फील्ड में अगर कोई दूसरे चार्जेस आएंगे तो वो फोर्स फील करेंगे। प्लस वाला चार्ज दूर भागेगा, माइनस वाला चार्ज इस वाले चार्ज की तरफ भागेगा। कैच हो पा रही है बात? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बोले कि इट इज द इफेक्ट ऑफ द चार्ज इन इट्स सराउंडिंग ड्यू टू विच इट विल इंटरेक्ट विद द अदर इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक किसी चार्ज के चारों तरफ एक इस प्रकार का इफेक्ट, एक ऐसा प्रभाव जिसके अंदर अगर बाकी के चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा। चलो अब थोड़ी सी किताबी बात हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसा इफेक्ट है अराउंड द चार्ज पार्टिकल जिसके कारण अगर कोई दूसरा चार्ज आपने रखा तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और इफेक्ट अराउंड द चार्ज पार्टिकल और चार्ज्ड बॉडी इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि एक चार्ज के चारों तरफ ऐसा प्रभाव, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा।
सिंपल सी बात है कि नहीं है? ये तो हमने समझाने के लिए एक डेफिनेशन दे दी। सर ये बात तो कैच हो रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो एक चार्ज दूसरे चार्ज में फोर्स लगाता है। कुछ तो एक चार्ज ने आपने आसपास कुछ तो क्रिएट करा है, कुछ तो फील्ड क्रिएट करा है, कुछ तो प्रभाव पैदा करा है, जिस प्रभाव में अगर दूसरे चार्ज को लाकर के रखते हैं तो वो दूसरा वाला चार्ज फोर्स फील करता है। कंफर्म है ये बात तो, लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू भी तो दिमाग में सेट होनी चाहिए ना, मैथमेटिकल वैल्यू कैसे आएगी? तो उसको भी बेटा हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन कर रखा है? चलो अगले पेज पे जा रहे हैं, एक नई डेफिनेशन ला रहे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। बेटा हम लोगों ने कैसे डिफाइन कर रखी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बार समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। समझो पहले, लिखो बाद में। बेटा लेट अज्यूम ये कोई स्पेस है, जिस जगह पे अपन लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है। मान लो वो वाला पॉइंट है स्पेस में, ये वाला पॉइंट P। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा मैं? इस वाले पॉइंट की। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? P। इस वाले P पॉइंट पे बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा? एक टेस्टिंग के लिए एक चार्ज को लेके आऊंगा। मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे टेस्टिंग करनी है, तो एक चार्ज को लाना पड़ेगा। अरे भाई विदाउट चार्ज कैसे महसूस होगा कि कैसा फील्ड है? चार्ज तो लाओगे ना। तो बेटा मैं क्या करूंगा? बाजार जाऊंगा, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा। मजाक कर रहा हूं, बाजार में नहीं मिलता है, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली अपन को तैयार करना पड़ेगा। तो एक में यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आया। क्या लेके आया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्लस का 1 कूलम। ये चार्ज लेके आया, लेके आया, लेके आया और यहां ला करके मैंने रख दिया। तो प्लस का 1 कूलम चार्ज क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए ला रहे हैं ना टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इस वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लोग ला करके P वाले पॉइंट पर रख दोगे। P वाले पॉइंट पे आपने ला करके इस वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, प्लस का 1 कूलम। और बेटा आप लोगों ने पाया कि ये वाला जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा इधर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स इधर लगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी तरफ होगा। और जितनी वैल्यू फोर्स की आई है उतनी ही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। दोबारा बात सुनो, कंफ्यूजन हो रहा है? कॉपी पेन साइड, लिखना बंद, दिमाग चालू, कान चालू। बेटा अगर कोई पॉइंट P है स्पेस के अंदर, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मालूम करना है, टेस्ट चार्ज लाएंगे प्लस 1 कूलम का, ला करके रख देंगे। इसके ऊपर जितना लगा फोर्स, जिस डायरेक्शन में लगा फोर्स, उसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? जितनी फोर्स की वैल्यू उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा? बात सुनो, मैं इधर साइड में समझा रहा हूं ऐसा क्यों। बेटा कोई भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहां पर इस वाले E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर बेटा आप लोग कोई भी चार्ज अगर Q को ला करके रखते हो, तो इस वाले Q चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू E के बराबर का। अगर बेटा कोई माइनस में चार्ज ला करके रखा आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, फोर्स लगेगा पीछे, माइनस का QE वेक्टर। दोबारा सुन लो, दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो। ये बेटा अगर चार्ज है प्लस में, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा उधर ही फोर्स लगता है QE वेक्टर। अगर माइनस में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स पीछे। तो अब तुम ही सोचो, अगर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैंने प्लस का 1 कूलम चार्ज रखा होता, तो फोर्स किधर लगता? इधर। कितनी वैल्यू का फोर्स लगता बेटा? चार्ज है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही फोर्स। तो इसी तरीके से अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रखा है। भूल जाओ, वापस से बता रहा हूं, वापस से सुनो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। आपने एक कोई पॉइंट P पकड़ा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टेस्ट चार्ज को लेके आए। कैसा होता है टेस्ट चार्ज? प्लस 1 कूलम वाला। ला करके यहां पे रखा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर मिला। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल वैल्यू भी 5। कंफर्म बात। डायरेक्शन भी सेम, वैल्यू भी सेम। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेम बात बोल रहा है ना बेटा, कि किसी भी पीक पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन चाहिए, क्या करोगे? एक टेस्ट चार्ज को लेके जाओगे, उसके ऊपर फोर्स को देखोगे, जितना लगा फोर्स उतना ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में लगा फोर्स उसी डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफर्म बात। कैच हो रही है बात? सर अगर मेरा मन करे कि मैं 1 कूलम का चार्ज ना लूं, मैं तो कोई Q कूलम का चार्ज लूं, तो फिर कितना फोर्स लगेगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा? बेटा चलो देख लेते हैं, चलो आगे बढ़ लेते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने डिसाइड करा कि नहीं भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, चलो टेस्ट चार्ज कितना लेंगे? टेस्ट चार्ज ले लेते हैं प्लस का कुछ Q नॉट या Q। कितना चार्ज ले लिया? प्लस का Q। और बेटा इस वाले चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगा F। तो अपन लोग क्या बोलेंगे? जिधर फोर्स लगा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है बेटा? प्लस में। क्योंकि बेटा फोर्स की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना हो जाएगा? F वेक्टर बाई Q। बात सुन पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आ रही है? दोबारा समझो। ये वाला P पॉइंट है, इस वाले P पॉइंट के ऊपर मैंने एक चार्ज लाया प्लस का Q, फोर्स लगा इधर। फोर्स का वेक्टर कितना होता है बेटा? QE वेक्टर। यानी जिस तरफ फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? ध्यान से देखो, Q को नीचे ले आओ, F वेक्टर बाई Q। ये फॉर्मूला दिलो दिमाग में सेट कर लो। किसी भी पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट P पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Q चार्ज ला करके रखा, फोर्स को देखा, फोर्स चेक करा, फोर्स को ऑब्जर्व करा, फोर्स को यहां रखा, नीचे चार्ज को रखा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। बात आ रही है? क्या छुपा रही है? कोई बच्चा बोले कि सर ठीक है, समझ में आ गई बात, किधर भी किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चार्ज लाएंगे, फोर्स देखेंगे, फोर्स का वेक्टर यहां रखेंगे, चार्ज को यहां रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, ये चार्ज प्लस में माइनस में अगर हुआ तो क्या विद साइन रखना है, विदाउट साइन रखना है? बेटा विद साइन। ये वाली Q की वैल्यू बेटा विद साइन होगी। आपको ध्यान रखना है, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। ऐसा क्यों? ये भी समझ लेते हैं। इधर देखो बेटा, बात सुनो। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो ये बात सेट कर लो दिमाग में। अगर चार्ज है प्लस वाला, प्लस का चार्ज, क्या रेड कलर नहीं दिख रहा है? तो क्या ग्रीन ले लूं? अगर चार्ज है प्लस का तो फोर्स लगता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर चार्ज है बेटा माइनस का तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। बात क्या चौपा रही है? अगर चार्ज नेगेटिव तो F वेक्टर अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। चार्ज अगर प्लस, F वेक्टर E वेक्टर सेम। तो सारी बातों का क्रस्ट क्या है? इतनी सारी बातें तो कर ली, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो एक छोटी सी बात में समराइज कर देते हैं। किसी भी पॉइंट P पर Q चार्ज रखा, फोर्स F लगा, फोर्स की वैल्यू QE के बराबर हो गई, E की वैल्यू F बाई Q के बराबर हो गई, खत्म मामला। Q को प्लस माइनस साइन के साथ रखना, सारी समस्या सॉर्ट आउट। इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, सिंपल। सारी बातें भूल जाओ। P पॉइंट पर Q चार्ज, फोर्स लगा QE वेक्टर, E वेक्टर की वैल्यू आ गई F वेक्टर बाई Q। सिंपल, इजी, एकदम क्लियर। सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखाया, क्या ये वाली लाइनें भी वही बता रही हैं? पढ़ के देख लो, यही तो बता रही हैं। क्या बोल रहा है कि इफ ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को प्लेस करा है किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर मौजूद है, किसी पॉइंट पर रखा Q नॉट चार्ज को, और इधर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो ये वाला चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हो जाएगा ये वाला। यही तो मैं इतनी देर समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F वेक्टर अपॉन Q, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F वेक्टर अपॉन Q। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो जाएं। बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F वेक्टर बाई Q। यूनिट तो बताओ मुझे, यूनिट तो बताओ, क्या होगी यूनिट? क्या ऊपर न्यूटन नीचे कूलम्ब? ऊपर न्यूटन नीचे कूलम्ब, क्या न्यूटन अपॉन कूलम्ब हो जाएगी नहीं हो जाएगी यूनिट? हाँ भाई,
डायमेंशन निकालना, मैं आगे लिख के लाया हूं डायमेंशन आप लोगों के लिए, लेकिन आगे स्लाइड में डायमेंशन लिखी हुई है, उसको देखोगे नहीं, पॉज करोगे, खुद से डायमेंशन निकालोगे, फिर मैच करना। यूनिट क्या हो गई? न्यूटन अपॉन कूलम। बेटा ये तो आदत डाल लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अब आपके सामने आए, अब से ये आदत डाल लें। कोई भी नई क्वांटिटी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट, ई आर, एप्सिलॉन, के, क्यू, करंट, कोई भी नई नई टर्म्स आए, हम यूनिट डायमेंशन थोड़ा साइड में लिखते रहेंगे। मैं अगर लिखना भूल भी जाऊं, या आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप साइड में यूनिट एंड डायमेंशन लिख के चलें। बेटा जेई मेन और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एडवांस में शायद ना पूछे, लेकिन क्या बोर्ड नहीं देना? क्या जेई मेन नहीं देना? क्या एडवांस तो देंगे ही देंगे, एडवांस को तो फोड़ना ही है, लेकिन बोर्ड और जेई मेन को इग्नोर नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात अगर सेट हो गई कि ई वेक्टर बराबर एफ ई वेक्टर, एफ बाई क्यू वेक्टर, और एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, ये दो फॉर्मूले दिमाग में सेट कर लो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ जीके की बात कर लेते हैं। याद करो, जैसे चार्ज की जीके पढ़ी थी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जीके पढ़ेंगे। कुलाम्स लॉ की भी जीके पढ़ी थी, नहीं याद आ रहा है कुलाम्स लॉ की जीके? याद करो, थोड़ा याद दिला दूं। कुलाम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगता है, मीडियम के अंदर जाने पर नेट फोर्स चेंज हो जाता है, लेकिन एक Q1 ने जो दूसरे Q1 के ऊपर फोर्स लगाया, स्ट्रिक्टली अगर हम लोग पूछें Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो सेम रहता है। वो तो मीडियम आसपास का नेट फोर्स चेंज करवाता है। सारी बातें रिकॉल हो रही है नहीं हो रही? जीके वाली बातें। फोर्स कैसा लगता है? दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। याद आ रही है बातें? ओके। प्लस प्लस के चार्ज रिपेल करते हैं, माइनस माइनस के चार्ज रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। याद आ गई जीके? ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जीके भी मैं दिखाने जा रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जीके क्या है। जीके ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने नाम दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली इंपॉर्टेंट बात, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी? बिल्कुल, बार बार वेक्टर में खुद ही लगा रहा हूं। इट इज अ वेक्टर टाइप ऑफ क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो प्लस वाला चार्ज फोर्स फील कर रहा है। ये मैंने पहले भी अभी बताया कि भाई प्लस के चार्ज के ऊपर अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो बेटा कंफर्म बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। अगर बेटा माइनस का चार्ज है और वो फोर्स इधर फील कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। प्लस का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, माइनस का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करता है। कैच कर लेना ये बात। अगली लाइन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, while due to negative charge it is always towards it। इस बात को प्रूफ करें क्या? थोड़ा समझें क्या इस बात को कि ये लाइन क्या बोल रही है? लाइन बोल रही है, पहले इसको पढ़ो। इस लाइन को मैं साइड हो जाता हूं, पढ़ो। पढ़ ली क्या ये लाइन? अरे मैं आ जाऊं क्या सामने? फटाफट पढ़ो यार, आ जाऊं सामने। पढ़ ली तुम लोगों ने ये लाइन? ओके। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण किस तरफ होती है? अपने से दूर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक नेगेटिव चार्ज के कारण होती है अपने नजदीक, अपनी ओर। चलो इस बात को ना मैं समझाता हूं। याद तो तुम लोग कर लोगे मुझे मालूम है, लेकिन समझने के बाद में याद अच्छे से हो पाता है, क्योंकि दिल में बैठ जाता है तो फिर याद भी हो जाता है। चलो इस वाली लाइन को पढ़ लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, इस वाली लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले अपन लोग पता लगाने जा रहे हैं बेटा कि प्लस वाला चार्ज क्या अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है? चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। बेटा ये अगर चार्ज है प्लस का क्यू, कितना चार्ज है? प्लस का क्यू चार्ज। इस वाले प्लस के क्यू चार्ज के कारण बेटा अगर मैं किसी पी पॉइंट पर फील्ड को पता लगाने जा रहा हूं, इस वाले प्लस के क्यू चार्ज के कारण मैं किसी पी पॉइंट पर फील्ड पता लगाने जा रहा हूं, क्या सिखाया अभी मैंने पिछले 10-15 मिनट में? टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स को देखना पड़ेगा। तो बेटा एक टेस्ट चार्ज ले आए, लाया भाई मैं बाजार से खरीद के टेस्ट चार्ज, ये मैंने रख दिया बेटा टेस्ट चार्ज को, ये आ गया बेटा टेस्ट चार्ज। क्या प्लस प्लस के चार्ज रिपेल कर रहे हैं? हां भाई रिपेल कर रहे हैं। क्या हम लोगों ने ये बात सिखाई? प्लस के टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अगर जिधर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर? प्लस के चार्ज ने प्लस के टेस्ट चार्ज को दूर की तरफ रिपेल करा। और हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि टेस्ट चार्ज अगर प्लस वाला है तो जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी कि ये वाला चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। नहीं समझ में आई तो पॉज करो, वापस पीछे जाओ, फिर से देखो बात कैच हो पा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा। अगर कि चार्ज माइनस का हो, मान लो ये कुछ माइनस का क्यू चार्ज है, माइनस का क्यू चार्ज, और बेटा मुझे किसी पॉइंट P के ऊपर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? किसी P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू निकालनी। क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। तो फिर से जाओ, फिर से एक टेस्ट चार्ज लाओ, फिर से एक टेस्ट चार्ज प्लस का क्यू रख दो। मुझे ये बताओ, क्या ये नेगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले चार्ज को अपने पास में खींचेगा नहीं खींचेगा? और क्या आपने ये बात सीखी है नहीं सीखी है कि अगर चार्ज हो प्लस का, जिधर उसके ऊपर फोर्स, क्या उसी डायरेक्शन में फील्ड भी होगा? फोर्स इधर तो फील्ड भी इधर, फोर्स का वेक्टर अगर इधर तो फील्ड का वेक्टर भी इधर। क्या माइनस वाले चार्ज ने अपनी तरफ फील्ड क्रिएट कर लिया? कर लिया नहीं कर लिया? देखो, समझो, पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से रिपीट करो। मैं साइड हो जाऊं क्या? समझो इस बात को। तो भाई देख लिया ना इसको? अरे देखा नहीं देखा? देख लिया कि भाई प्लस वाला चार्ज अपने से दूर फील्ड क्रिएट कर रहा है, माइनस वाला चार्ज अपने नजदीक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये बात कैच हो गई नहीं हो गई? तो चलो बाकी की जीके, बाकी की प्रॉपर्टीज देखने चलते हैं बेटा। क्या कह रही है बाकी की प्रॉपर्टीज? पहले सेकंड वाले को पढ़ लो, वैसे मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, यानी कि अगर कोई प्लस का चार्ज है, अपने से दूर की तरफ फील्ड को क्रिएट करेगा। ऐसे कॉपी में साथ में डायग्राम बना लेना। बात समझ में आ जा रही है नहीं आ रही है? फ्रॉम इट वाइल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि अगर चार्ज अगर नेगेटिव वाला होगा तो वो अपनी तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, वो अपनी तरफ फील्ड क्रिएट करेगा। ऐसे भी एक डायग्राम बना लोगे। यूनिट ऑफ इट्स एसआई यूनिट, यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन अपॉन कूलम। अभी अभी बताया था, थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था, और मैंने बोला था पॉज करके डायमेंशन निकालो। तुम लोगों ने निकाली नहीं निकाली? ओके, तो डायमेंशन क्या है? ml t की पावर -3 a की पावर -1। कोई बच्चा बोले कि सर कैसे कैसे? बेटा फोर्स की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फॉर्मूला लिखो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F वेक्टर बाई क्यू। F की डायमेंशन कैसे निकालोगे? फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर मींस लेंथ, सेकंड स्क्वायर मींस टाइम का स्क्वायर। क्या ये फोर्स बन गया? चार्ज इज व्हाट? करंट इनटू टाइम। करंट मतलब A, टाइम मतलब T। बेटा अगर ये लिखना नहीं आ रहा है, गो टू द बेसिक्स, यूनिट डायमेंशन की कोई सी भी किताब, एनसीईआरटी उठा लो, बढ़िया काम हो जाएगा। देख लो फंडामेंटल क्वांटिटीज को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ L से, मास M से, करंट A से, ये बातें टाइम T से, ये बातें कैच होनी चाहिए, बेसिक्स हैं। ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे बेटा, मुश्किल से। जा करके एक बार ट्राई तो करो। हम लोग सोचते रहते हैं, घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, एक्ट नहीं करते हैं। हर चीज में ऐसा ही होता है। कोई भी समस्या तभी क्रिएट हो रही है कि भाई हम लोग छोटी छोटी बातों को मिस कर रहे हैं, मेंटल टेंशन ज्यादा ले रहे हैं, काम थोड़ा कम कर रहे हैं। डायमेंशन परेशान कर रही है, केवल 10-15 मिनट में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं भारी भारी सवालों की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सिंपल चीजें तो कम से कम पहले क्लियर करो। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें जो नींव होती है ना, वो सिंपल सिंपल चीजों से बनी होती है। वो चीजें बिल्ट होती हैं, फिर डिफिकल्ट सवाल उनके ऊपर रख सकते हैं। बात कैच हो पा रही होगी? चलो, फिलॉसफी कम और सवाल ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा। तो बेटा इसके अंदर देखो, इधर m ऊपर है, m की पावर 1, l ऊपर है, l की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 1 मिलके हो गई t की पावर 3, नीचे ऊपर आएगी t की पावर -3, a की पावर 1 ऊपर आएगी a की पावर -1।
कैच हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो देखो, समझो, कैच करो, दिमाग में सेट कर लो, दिल में बैठा लो, बात कैच हो पा रही है? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं, अगली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अरे ये तो वो मैंने जो समझाया था वो है, ये आ गई बेटा अगली प्रॉपर्टी। क्या कह रही है अगली प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज गिवन बाय F बराबर QE। डरना नहीं है, ये बात मैंने बता दी आप लोगों को। क्या मैंने ये बताया नहीं बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज Q है, तो जो फोर्स लगेगा वो QE हो जाएगा। यही तो लिखा है, क्यों डरेंगे, क्यों घबराएंगे? हम लोगों ने तो सीख लिया इसको। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। यह बात भी पहले मैं बता चुका हूं, प्लस वाला चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स, बता तो दिया ये बात। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट में फोर्स, ये भी मैंने बता दिया। ओके, कंफर्म, बात कैच। अगली जीके, अगली प्रॉपर्टी, इट ओबेज दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या नाम सुना सुना सा लग रहा है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुना है? कहां पर सुना है? क्या कुलाम्स लॉ के बाद में पढ़ाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? वैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइड है। एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर देखते हैं क्या है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस? कई सारे चार्जेस मिलके जो सिस्टम बनाएंगे, वो सिस्टम किसी पी पॉइंट पर कैसे फील्ड क्रिएट करेगा, इस बारे में बातें हो रही हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। अगर नहीं हो रही है बात कैच, रुक जाओ, एक और स्लाइड ऐड कर देता हूं, फिर समझाता हूं क्या बोलना हम लोग चाह रहे हैं। बेटा मान लो ये वाला पॉइंट P है, इधर बेटा एक चार्ज है Q1। Q1 चार्ज ने इधर एक फील्ड क्रिएट करा। कितना करा ये वाला फील्ड क्रिएट? E1। इधर एक चार्ज है बेटा, अरे ये मिट क्यों रहा है? एक चार्ज है Q2। Q2 ने एक फील्ड क्रिएट करा E2। E2 एक चार्ज है बेटा Q3। Q3 ने एक फील्ड क्रिएट करा बेटा इधर E3। कितना फील्ड? E3। ऐसे कई सारे चार्जेस आते जाएंगे और फील्ड P पॉइंट पर क्रिएट करते जाएंगे। कोई मुझसे बोले कि P पॉइंट पर टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? P पॉइंट पर कितना फील्ड हो जाएगा बेटा? P पॉइंट पर फील्ड हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ E1, वेक्टर सम ऑफ E2, वेक्टर सम ऑफ E3। क्या हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ E1, वेक्टर सम ऑफ E2, वेक्टर सम ऑफ E3। E1, E2, E3। और अगर और भी होते फील्ड तो वो भी वेक्टर सम हो जाता उनका भी। बात कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा अगर कई सारे चार्जेस हैं तो। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक के साथ में दूसरे फील्ड को जोड़ते जाओ। क्लियर है मामला? दिमाग में बात सेट हो गई? चलो वापस से पीछे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज। कौन पैदा कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? सोर्स चार्ज। अरे यार घबराना नहीं है नाम सुन के। जिसके कारण फील्ड क्रिएट हुई कैपिटल Q, उसको बोल दिया सोर्स, कि ये फील्ड पैदा कर रहा है। जिसने महसूस करा फोर्स, जिसने बताया हमको कि भाई मैंने टेस्ट कर लिया यहां पर फील्ड है, उसको बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। नाम परेशान ना करें, घबराना नहीं है, दिल पे नहीं लेना है, चीजों को सिंपल रखना है। जिसने फील्ड पैदा करा वो हुआ सोर्स, जिसने फोर्स को फील करके बताया यहां फील्ड है, दैट इज द टेस्ट चार्ज। The electric field will be a fixed value at a point unless we change the distribution of source charges. What is the meaning of that? बेटा किसी पॉइंट पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है, उस Q चार्ज के कारण कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब तक इस चार्ज को नहीं इधर उधर करोगे, चार्जेस को नहीं छेड़ोगे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज होगा। कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज? या तो चार्ज को इधर उधर भगाओ या कोई नए चार्जेस लाओ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को आप चेंज नहीं करोगे,
कुछ या तो नए चार्जेस नहीं लाओगे या एग्जिस्टिंग चार्जेस को इधर उधर नहीं करोगे, नहीं छेड़ोगे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं होगा, सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन सारी बातों को, इन सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट्स बनाकर कॉपी में लिखें। अगर एक साथ नहीं लिख पाए पॉज कर लें, पहले लिख लें, तब आगे बढ़ें, तब आगे का लेक्चर देखें। नहीं लिख पा रहे तो कम से कम पॉइंट बना करके हिंट तो लिखें कि भाई, जैसे पहली बात, पूरी बड़ी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी भारी भरकम लाइन लिखने में अगर जोर आ रहा है, हम परेशान महसूस कर रहे हैं, कम से कम सिंबल्स बना लें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स पीछे, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड इधर, फोर्स भी फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसे सिंबल के फॉर्म में भी कई बार बड़े बड़े लैंग्वेज को छोटे में लिख सकते हैं, है ना। कई बार एक डायग्राम कई सारे वर्ड्स का काम कर देता है, इस बात को समझो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की लाइन नहीं लिख पा रहे, वैसे तो मैं बोल रहा हूं लिखो, मेहनत करो, लेकिन नहीं लिख पा रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो नोट्स आपके पास में जा ही रहे, साथ साथ में आप केवल अपनी कॉपी में डायग्राम बना ले कि Q1 Q2 Q3, P पॉइंट पर E1 E2 E3, E नेट की वैल्यू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा स्मार्टली भी चल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन देखी। अब क्या ऐसे जीके की बात ही करते रहेंगे? क्या पॉइंट चार्ज, क्या रिंग, वायर, कोई तार, कोई इनफाइनाइट शीट, कोई स्फीयर, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे क्या? बिल्कुल निकालेंगे बेटा, और हम लोग उसी जर्नी पे आगे जा रहे हैं। तो आज अपन लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड कई सारे एलिमेंट्स के कारण निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि हम लोगों को अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण बेटा? एक पॉइंट चार्ज के कारण। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने अपन लोग जा रहे हैं। तो एक बार इधर देख लें, जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई चार्ज है कैपिटल Q, और इस वाले कैपिटल Q से किसी R वेक्टर पे जाकर के कोई पॉइंट हो गया P, और मेरा मकसद है कि मैं इस वाले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का पता लगाऊं। कैसे पता लगाएंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड जब से अपन लोगों ने पढ़ना चालू करा है, क्या तभी से टेस्ट चार्ज की बातें चालू हो गई हैं? तो टेस्ट चार्ज तो लाना पड़ेगा, टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तो फील्ड मालूम पड़ेगा। तो चलो बेटा टेस्ट चार्ज लाने चलते हैं। टेस्ट चार्ज को मैं लेके आ गया, टेस्ट चार्ज मैंने यहां पर ला करके Q रख दिया। अब सारे बच्चे बताओ, क्या कूलॉम्स लॉ के थ्रू अपन लोग फोर्स बताएंगे? बिल्कुल। तो ये वाला कैपिटल Q इस वाले स्मॉल q के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अप्लाई कर रहा है ना बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना मैंने आप लोगों को पहले बताया है। नहीं देखा है वो लेक्चर, जाकर के फटाफट देखो कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपिटल Q, ये वाला चार्ज स्मॉल q, ये जो भी डिस्टेंस है r, इसका स्क्वायर, और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन देने के लिए r का यूनिट वेक्टर। r का यूनिट वेक्टर बेटा क्या होता है? क्या होता है सोचो, मैं पानी पी लूं तब तक, आप लोग सोचो r का यूनिट वेक्टर क्या होता है? याद आया कुछ? चलो सोचो। सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, या तुम लोग भी पानी पीने लग गए हो? चलो इधर देखो, r का यूनिट वेक्टर बेटा क्या होगा? k कैपिटल Q स्मॉल q r स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कैसे बनता है? r वेक्टर के नीचे r वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया बेटा k कैपिटल Q स्मॉल q नीचे r क्यूब और r वेक्टर। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ये मैंने जो पिंक कलर का सर्कल बनाया है ये बता रहा है वैल्यू, और ये हो गई फोर्स की वेक्टर फॉर्म के अंदर कंप्लीट वैल्यू, वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट वैल्यू। ओके, अब कोई बच्चा बोले सर ये तो मुझे याद आ रहा है, मैंने कूलॉम्स लॉ ढंग से पढ़ा था, मुझे वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ की लिखनी आती है सर, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अगर ये बात याद आ गई, आप लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, तो अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या बताया? हम लोगों ने बोल रखी है बात कि कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स का वेक्टर लगता है,
क्या वो Q इंटू ई वेक्टर के बराबर होता है? होता है। तो क्या ई वेक्टर की वैल्यू एफ ई वेक्टर बाई टेस्ट चार्ज की वैल्यू के बराबर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। फोर्स लग रहा है Q के ऊपर, स्मॉल q के ऊपर, कितना? स्मॉल q इंटू ई। तो ई वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई? एफ वेक्टर बाई स्मॉल q। ओके, तो बेटा उठाओ इस वाली वैल्यू को, रखो यहां पर। तो ये जो हमारे पास में फोर्स का वेक्टर है रख दिया मैंने यहां पर, के कैपिटल Q स्मॉल q आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर, और बेटा जो टेस्ट चार्ज था उससे डिवाइड करा। क्या बेटा? Q Q कट गया, बिल्कुल कट गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गई? बिल्कुल आ गई। यानी कि बेटा इस वाले पॉइंट पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? के Q अपॉन आर स्क्वायर। कोई बोलेगा डायरेक्शन के साथ बताओ, तो मैं आर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैच हुई? चलो इधर देखो। कोई पूछे नहीं भाई मुझे डायरेक्शन वायरेक्शन से ज्यादा मतलब नहीं है, आप तो वैल्यू बता दो बेटा, तो कैसे? आर कैप को उड़ा दो, वैल्यू के Q आर स्क्वायर आ गई। वेक्टर फॉर्म वैल्यू, वेक्टर फॉर्म वैल्यू। कोई बोले सर वेक्टर फॉर्म को और भी किसी फॉर्म में प्रेजेंट कर दो ना। कर दो भाई, बिल्कुल कर देते हैं। आपने जैसा बोला हमने वैसा कर दिया। ई वेक्टर बराबर के Q आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर, के Q आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर बराबर आर वेक्टर अपॉन आर, के Q आर का क्यूब, आर का वेक्टर। ये बन गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। चाहो तो वैल्यू ऐसे लिख दो, चाहो तो वेक्टर फॉर्म ये वाली, चाहो तो वेक्टर फॉर्म ये वाली। लिख लो, समझ लो, देख लो, फिर सवाल करने चलते हैं। बिना सवाल करे नहीं जाएंगे, ठीक है? चलो लिखो, देखो। मैं साइड हो जाऊं क्या? साइड हो जाते हैं। चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाऊं आगे? चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। सवाल देखो, सिंपल सा सवाल है, सिंपल 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 सवाल, एकदम सिंपल सवाल, सुपर सिंपल सवाल। क्या कह रहा है बेटा ये सवाल? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ए, ओके, 0,1,2 ड्यू टू द पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एट पॉइंट बी √2,0,1। तो बेटा चलो 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 चलो, जो जो सवाल में दे रखा है ड्रॉ कर दो। तो बेटा एक पॉइंट चार्ज है, कितनी वैल्यू का पॉइंट चार्ज है? -20 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है। कितना पॉइंट चार्ज है? -20 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज। कहां रखा हुआ है बेटा? ये रखा हुआ है √2 पर, (0,1) यहां पर रखा हुआ है। किस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है बेटा? ये वाला पॉइंट है 0,1,2। बात कैच हो पा रही है? ओके। क्या आप लोगों को पोजीशन वेक्टर निकालना आता है दो पॉइंटों के बीच में? नहीं आता तो पिछले लेक्चर देखो, बताया है मैंने, और वो नहीं देखें तो चलो मैं एक बार और बता देता हूं। बेटा इस वाले वेक्टर को अगर मैं आर वेक्टर बोलूं तो क्या हो जाएगा? x2 - x1 i कैप। यानी कि बेटा आर वेक्टर कैसे लिखने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, x2 - x1 i कैप, यानी कि 0 -√2 i कैप, y2 - y1 j कैप, यानी कि 1 - 0 j कैप, z2 - z1 k कैप, यानी कि 2 - 1 k कैप। बाउंसर लग गया क्या? नहीं ना? आ जाओ। तो बेटा आर वेक्टर मुझे मिल चुका है। कोई बोले सर आर वेक्टर तो निकाल लिया, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? वो भी मैंने चीजें पहले बताई हैं, नहीं देखी हैं तो गलत बात है। देखो, चलो सीखो, चलो बता देते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? आई कैप के आगे जो है स्क्वायर कर दो, जे कैप के आगे जो है स्क्वायर कर दो,
के कैप के आगे जो है स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, अंडर रूट लगा दो, काम बन जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या बेटा, -√2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, इधर 2 - 1 1 बन रहा है, 1 का स्क्वायर कर दोगे 1 आ जाएगा। कोई बच्चा बोले सर ये माइनस नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा बेटा, -√2 का स्क्वायर तो करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, है ना। देखो इधर, तो क्या ये वैल्यू 2 आ गई? आ गई ना, पक्की बात, कंफर्म। चेक कर लो, देख लो यूनिट वेक्टर निकालना आता है नहीं आता तुम लोगों को। तो देख लिया बेटा, यहां तक चेक कर लिया है आप लोगों ने, बात समझ में आ गई कैसे मैंने वेक्टर लिखा, कैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। कितनी आ गई बेटा इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू? 2। ओके, तो चलो बेटा फॉर्मूला लिख के बताओ मुझे, जो पिछले वाले पेज पे मैंने आप लोगों को सिखाया है। क्या था फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में? KQ/R³ और R वेक्टर। काम बन गया? बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए, K लिखेंगे, Q लिखेंगे, R का क्यूब लिखेंगे और R वेक्टर लिख देंगे। चलो मदद करो। K की वैल्यू क्या बेटा? 9 × 10⁹। क्या बेटा चार्ज की वैल्यू माइनस में है? बिल्कुल है माइनस में। कितनी है वैल्यू? माइनस का 20 माइक्रोकुलाम। तो एक माइनस इधर लगाना बनता है, 20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? क्या ये बात जानते हो? माइक्रो मतलब 10⁻⁶। मिली कुलाम्ब होता 10⁻³ नैनो कुलाम्ब होता 10⁻⁹। सेट कर लो, सेट कर लो, 10⁻⁻6 माइक्रो कुलाम्ब है। तो K हो गया, Q हो गया, R का क्यूब। R कितना है? 2। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8। तो KQ/R³ बेटा R वेक्टर लिख दूं? ये रहा बेटा R वेक्टर, ये रहा R वेक्टर। तो R वेक्टर इधर लिख रहा हूं, आप लोगों को दिख जाए तो अलग कलर के पेन का उपयोग करना पड़ेगा। क्या है? माइनस का √2i⁻, प्लस का j⁻, प्लस का k⁻। बात कैच हो गई, पक्की बात, कंफर्म। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करो। कितना आ रहा है बेटा? ये चेक तो करके बताओ, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? चलो पहले ना 10 की पावर निकाल लेते हैं। 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 मिलके हो गया 10⁻³ इस वाले वेक्टर को बेटा एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस का √2i⁻, प्लस का j⁻, प्लस का k⁻। बाकी क्या क्या वैल्यू बची हुई है बेटा? एक माइनस तो है ही है। 9 × 20 क्या बेटा? 180 हो गया। नीचे 8 बेटा, 180/8 कर लोगे सॉल्व, कितना आ जाएगा बेटा? सोच के बताओ, 22 पॉइंट समथिंग। सॉल्व कर लेना, शायद 22.5। तो ये हो जाएगा माइनस का 22.5 10⁻³ माइनस का √2i⁻, j⁻, प्लस k⁻। कैलकुलेशन कर लो, 180/8 कितना हो गया बेटा? 180/8 22.5। क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूं? शायद मैं करेक्ट बोल रहा हूं। हाँ मैं करेक्ट बोल रहा हूं, करेक्ट बोल रहे हैं। माइनस साइन एज इट इज ट्रांसफर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या वेक्टर फॉर्म में आंसर निकाल लिया है? बिल्कुल निकाल लिया है। क्या कोई ज्यादा समस्या आ रही है? नहीं आ रही होगी। आ रही है समस्या? पीछे जाओ, रिपीट करके देखो, यही तो खूबसूरती है रिकॉर्डेड की। ठीक है, चलो। तो बेटा अपन लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखा, एक सवाल भी देखा। क्या ज्यादा डेप्थ में गए? बिल्कुल नहीं गए अभी डेप्थ में, जाना है अभी डेप्थ में। लेकिन आज के सेशन को यहीं पर रोक रहे हैं। रिवाइज करो, देखो, पिछले लेक्चर नहीं देखे उनको देखो। देखो हिम्मत नहीं हारनी है, रेगुलर तौर पे देखते रहो। अभी अगली क्लास मैथमेटिकली थोड़ी इंटेंसिव होगी, डेरिवेशन करेंगे, कई सारे एलिमेंट्स के फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा यहीं पे आप लोगों से मैं विदा ले रहा हूं। पढ़ाई करते रहो, जुड़े रहो, पढ़ाई को एंजॉय करते रहो। सबसे मेन बात, जब एंजॉय करते हैं ना पढ़ाई को, तब रिजल्ट अलग ही औसम लेवल पे आते हैं। जब बोरियत के साथ पढ़ाई करते हैं, मजा नहीं आता है, तो फिर बर्डन लगता है हम लोग इस समय के साथ क्या कर रहे हैं। मजे के साथ पढ़ाई करो, फील करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सवालों की प्रैक्टिस करो। सवालों की जब ढंग से पढ़ाई करके प्रैक्टिस करोगे ना, सवाल होंगे
तो मजा भी अलग ही आएगा। ठीक है, चलो अब ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। तो यहीं पे बेटा अपन लोग इस वाले सेशन को, इस वाले अमेजिंग सेशन को एंड कर रहे हैं। आप लोगों का एक बार फिर से थैंक्स। ओके बेटा, बाय बाय।